खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नेताजी सुभाष की पिछली कड़ी में आपने सुना था आजाद हिंद फौज गठन को लेकर उत्साह से भरे रासबिहारी, मोहन सिंह व अन्य क्रांतिकारियों के उत्साह को, लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन अकरम खान और ओटापुरी की मौत के बाद सामने आ रही सूचनाओं से बहुत कुछ बदल रहा था। मोहन सिंह, परेशान क्यों? तुम अनुभव में हम सबसे कम हो, थोड़ा शांत रहो। आंदोलित होने की जरूरत नहीं है। नहीं भोसले साहब, इन जापानियों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन अकरम खान और ओटापुरी की मौत तो याद है ना आपको? कैसे याद नहीं रहेगी? जनरल, वो हादसा नहीं था। तो क्या था मोहन सिंह? हत्या की गई थी, जापानियों का खेल था। क्या कह रहे हो मोहन सिंह? भगवान की सौगंध खाता हूं, ये सच है। शांत शांत हो जाओ मोहन। कैसे शांत हो जाऊं भोसले जी? आजाद हिंद खड़ी करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। बेटे की मौत की खबर आई, मैंने उसे और पलट कर भी नहीं देखा। क्या जापानी हिंदुस्तानियों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्वा नदी के पुल के लिए हजारों हिंदुस्तानी मजदूरों पर अत्याचार कर रहे हैं जापानी। अत्याचार भी ऐसा जिसके बारे में सोचकर कोई भी सहम सकता है। मोहन सिंह, पुल के लिए जापानी, हिंदुस्तानी ही नहीं, बर्मी थाई के फौजियों से बेगार करा रहे हैं। फौजी क्या, उनके अफसरों को भी परेशान कर रहे हैं। पुल को बनाने का काम आजाद हिंद फौज के बनने से पहले से चल रहा है। मैं जो कह रहा हूं उसे शांत मन से समझने की कोशिश करो। मैं रासबिहारी बोस को यहां बुलाता हूं। जनरल भोसले, उस आदमी का नाम न लो मेरे सामने। मोहन सिंह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 2-3 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह से ठीक है। मोहन सिंह, राज बाबू बड़े क्रांतिकारी हैं। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से क्रांति की मशाल जला रहे हैं वो। जनरल भोसले, मैं उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आप यही कहेंगे ना कि वॉइस रॉय पर बम फेंका था? यह सब कल की बात है। 30 सालों से जापान में रह रहे हैं, जापानी नागरिकता भी ले ली है। उन्हें हिंदुस्तानी मत कहिए प्लीज। आज के बोल जापानी स्वार्थ से भरे हैं। मेरा मानना तो है कि उन्हें हिंदुस्तानी स्वातंत्र्य के प्रमुख से हटना ही होगा। मोहन सिंह, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। बैंकॉक परिषद को लेकर मैं जापान सरकार को कितने पत्र भेज चुका हूं। नई बटालियन बनाने, सेना के 3 डिवीजन बनाने को लेकर सुनवाई हुई क्या? अल्टीमेटम भी दे चुका हूं, लेकिन 4 महीने बाद भी जवाब नहीं आया है। क्या समझ रहे हैं ये जापानी खुद को? मोहन, मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारी इतनी नाराजगी की वजह क्या है? बहुत कुछ बदल रहा था, घट रहा था। पेनांग के स्वराज इंस्टीट्यूट, जहां नौजवान सेना का प्रशिक्षण ले रहे थे, वहां से जापानी अच्छे कैडेट्स को अपने साथ ले गए थे। यह भी मोहन सिंह को नागवार गुजर रहा था और मोहन सिंह का गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो मैं आजाद हिंद फौज को भंग करने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। मोहन, इस तरह का फैसला ठीक नहीं। मैं मानता हूं हमारी तरफ से कुछ चूक हुई है। भोसले जी, आप किन गलतियों की बात कर रहे हैं? कर्नल गिल के मार्गदर्शन में अंग्रेजों की जासूसी करने के लिए महावीर सिंह ढिल्लों का दस्ता भेजा, जो हिंदुस्तान जाकर अंग्रेजों से मिल गए। इसे किसकी गलती मानूंगा? यह सही है कि महावीर सिंह गद्दार निकला? मोहन सिंह, मैं वही कह रहा हूं। जापानी फौज मानती है कि आजाद हिंद फौज के कुछ अफसरान आज भी ब्रिटिश परिस्थिति से बाहर नहीं निकले हैं, और ऐसा ही कुछ मैं भी सोचता हूं। विवाद बढ़ाने से अच्छा है हम शांति से रहें। कब तक शांत रहूं जनरल? जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस के आने तक।
अच्छा होता टोक्यो परिषद के समय निरंजन ने जो कहा था वो मान लेता। ठीक ही तो कहा था निरंजन ने। सावधान रहना रास बिहारी बोस से। मोहन सिंह जनरल भोसले के जाने के बाद भी देर रात तक सो नहीं पाए थे, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज पर मोहन सिंह अचानक उठे। कौन है? सर, मैं अर्दली हूं। क्या बात है? सर, बंगले के दरवाजे की ओर देखिए, जापानी पुलिस आई है। क्या मुझे गिरफ्तार करने आए? नहीं जी नहीं, निरंजन गिल साहब को। गिल को क्यों गिरफ्तार किया है आपने? पेंगू के पास अंग्रेजों के 17 सैनिक पैराशूट से उतरे हैं। उनके पास जो नक्शे और कागज मिले हैं वो महावीर सिंह डिल्लो ने दिए हैं। महावीर को जासूसी के लिए इस गिल ने ही भेजा था। गिल को गिरफ्तार करना बहुत भारी पड़ेगा जापानियों को। मैं मोहन सिंह जनरल, आजाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति, मुझे मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए आजाद हिंद फौज को भंग करता हूं। मोहन सिंह के आजाद हिंद फौज को भंग करने के फैसले से आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन में हलचल पैदा हो गई थी। दो दो हाथ कर अंग्रेजों से स्वाधीनता के सपने और संकल्प पर सवालिया निशान लग गया था। मोहन सिंह के फैसले से रास बिहारी बुरी तरह आहत हुए और मोहन सिंह के अधिकार लेने के फैसले पर सवाल उठाया। नायर बाबू, आईएन को भंग करने का अधिकार मोहन सिंह को नहीं है। वो कैसे भंग कर सकता है? किसने दिया उसे आजाद हिंद फौज को भंग करने का अधिकार? हिंदुस्तान स्वातंत्र्य संघ का अध्यक्ष मैं हूं। वो तो केवल सैन्य विभाग संभाल रहा था। अरे जाने दीजिए, छोड़िए। ये उसका अनाड़ीपन है, अनुभवहीनता है। नायर बाबू, 30 साल से हिंदुस्तान की आजादी की भावना से चल रहा हूं, तड़प रहा हूं। मातृभूमि के पांवों में पड़ी बेड़ियां ना जाने कब टूटेंगी। जब अपने ही आजाद हिंदुस्तान के लिए प्रयासों को चोट पहुंचाते हैं तो मन दुखी होता है। मोहन सिंह ने ठीक नहीं किया। उसे नहीं मालूम कितना बड़ा अहित उसने आजादी के आंदोलन का किया है। मेरी सांसों में आजादी का प्रवाह है। मेरी सांसें केवल आजाद वतन के लिए चल रही हैं। आज 5 जून 1915 का दिन है। कोबे बंदरगाह पर तो उतर गया हूं, लेकिन 1857 से अधिक तीव्रता वाला विद्रोह फैलाने की योजना गद्दारी के कारण असफल हो गई है। रास बिहारी भाई, क्रांति का झंडा फहराते रहना। अपने साथियों का यह संदेश मेरे कानों में आज तक गूंज रहा है। रविंद्रनाथ के सचिव का झूठा परिचय पत्र छोड़कर कुछ भी नहीं है मेरे पास। दूसरा देश, दूसरी माटी, जापानी भाषा का एक भी अक्षर नहीं आता है मुझे। टोक्यो में सिर्फ अपने देश की आजादी का सपना ले आया हूं मैं। टोक्यो पहुंचे रास बिहारी का भाग्य प्रबल था, जो उनकी मुलाकात चीन के क्रांतिकारी डॉक्टर सन यात सेन से हो गई, जो रास बिहारी को टोयामो मित्सुरी के पास ले गए, जो क्रांतिकारियों के भीष्म पितामह थे। कई देशों के क्रांतिकारी आंदोलन का अनुभव था। वे एशिया के क्रांतिकारियों को अपना सखा मानते थे। वहीं ब्रिटिश सरकार रास बिहारी को गिरफ्तार करने के लिए जापानी दूतावास के संपर्क में थी।
सुनो सुनो, हिंदुस्तानी रासबिहारी टोक्यो में दिखे तो सूचित करें। इस हिंदुस्तानी विद्रोही को देश निकाला है। रासबिहारी के फोटो को पहचान लो, कहीं भी दिखे तो तुरंत सूचित करें। सुनो सुनो सुनो। राज बाबू, चिंता ना करो, मेरे आश्रय में रहो। मेरे पास पुलिस तो क्या, सेना भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तुम मेरी ये हैट और किमोना पहन लो, जिससे तुम्हें कोई भी ना पहचान सके। कहाँ है वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नौजवान? मुझे सौंप दीजिए टोयामो साहब। मैडम काकुत्सुमा, आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? वो क्रांतिकारी यदि ब्रिटिशों के हवाले कर दिया गया तो मौत ही मिलेगी। ये जापानी संस्कृति को शोभा नहीं देगा। रास बाबू, आप मेरे साथ चलिए। नाकापुरा इलाके में मेरी बेकरी है। चार महीने हो गए मुझे आपके पास रहते हुए। गुप्तचरों की सक्रियता घर के आसपास बढ़ रही है। मुझे बचाने के तनाव में आपने अपना मासूम बेटा खो दिया है। आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा मैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगने दूंगी। तुम्हारा ख्याल तोशिको रखेगी। अच्छी लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है। अपना ही समझो तोशिको को। अरे आइए आइए टोयामो साहब, आपके रास बाबू सकुशल हैं। बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूं। और राज बाबू, कैसे हो? तुम अपने करोड़ों हिंदुस्तानियों की चिंता में लगे रहते हो। अरे तुम्हारी चिंता करने वाला भी तो होना चाहिए। लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे सुनो काको, मैं राज बाबू के लिए तोशिका का हाथ मांगता हूं। क्या कह रहे हैं टोयामो? तोशिका मेरे लिए बेटे जैसी है। रास बाबू ब्रिटिशों की हिट लिस्ट में है। उन पर हर पल गिरफ्तारी का साया है। अनिश्चित जीवन है रास बाबू का। और तोशिका रास बाबू की उम्र में भी बहुत अंतर है। तो फिर मैं तोशिका से ही पूछ लेता हूं उसकी मर्जी। बेटी जी? ये दूर देश का मुसाफिर है, एक महान काम में लगा है। क्या तू अपना हाथ इसके हाथ में देगी? रासबिहारी का हाथ थामने की बात सुनकर तोशिका वहां चली गई, लेकिन वो टोमायो के प्रस्ताव पर उलझी रही। कई दिनों तक अपने सवालों में उलझे रहने के बाद तोशिका ने रास बाबू के साथ जीवन जीने का मन बना लिया। मां, हिंदुस्तान की आजादी का राज बाबू का ध्येय महान है। उनके साथ मुझे वैवाहिक बंधन में बंधने की अनुमति दे। मुझसे जितना बनेगा मैं सेवा करूंगी। महान क्रांतिकारी के साथ जीवन में जितने भी दिन मिले उसे ही पूरा जीवन मान लूंगी। तेरा जो फैसला है मैं उसके साथ हूं। रास बाबू से बात करती हूं। रास बाबू, तोशिका को हमेशा के लिए अपनी बनाएंगे क्या? मां, मेरे मन में कभी विवाह का विचार आया ही नहीं। पुलिस मेरे पीछे है, मेरा जीवन अस्थिर अनिश्चित है। ऐसे में तोशिका से विवाह करना उस भोली भाली युवती के साथ धोखा करने जैसा होगा। अपने साथ बांधकर तोशिका की बलि क्यों लूं? रास बाबू, अब सांसें धीमी हो रही है। रोग से घिरी हुई हूं। तोशिका का फैसला मुझे सही लगता है। ठीक है, आपका और टोयामो का फैसला मैं नहीं टालूंगा। गुप्त रूप से हम दोनों शादी कर लेंगे।
रास बाबू और तोशिका की शादी को 8 साल हो गए थे। तोशिका और रास बाबू की 2 संतानें हुई, बेटा मसाहिडे और बेटी टेटिको। तोशिका ने मां बच्चों की देखरेख में कोई कमी नहीं रखी थी। व्यस्तता और तनाव के चलते कुछ दिन बीमार रहने के बाद तोशिका रास बाबू को छोड़कर चली गई थी। बेटी के जाने के बाद ककोह विचलित हो गई थी। उन्होंने बच्चों की देखरेख के लिए रास बाबू के सामने दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रास बाबू, बहुत सी जापानी लड़कियां हैं जो शस्त्र भेजने में तुम्हारी मदद कर रही हैं। किसी से विवाह कर लो, बच्चों की देखरेख करना आसान हो जाएगा। मां, आज के बाद फिर शादी की बात नहीं करना। जिसे अपना बनाया था उसे ही ईश्वर ने साथ नहीं रहने दिया। अब मेरे लिए मंगलसूत्रों का कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी लड़की से विवाह करूंगा तो उसके साथ वो अन्याय ही होगा। मैं यहां वहां जहां भी देखता हूं केवल मेरे सामने तोशिका की ही सूरत होती है। मैंने अपनी बात रखी। जो तुम्हें करना है करो। न जाने किस जन्म का साथ था ककोह और तोशिका का हिंदुस्तान से। किस माटी में जन्मी है ये। हिंदुस्तान की आजादी के लिए इनका साथ पूजा घर में रखे चंदन जैसा पवित्र है। दुनिया के पटल पर दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले गणेश पिंगले और बाल मुकुंद जैसे सहयोगियों की वे बातें रास बिहारी को परेशान कर रही थी। गूंजती आवाजें। रास बिहारी, पहले विश्व युद्ध में तो कुछ नहीं हो सका, दूसरे विश्व युद्ध में तो मुक्ति का मार्ग निकालोगे या नहीं? रास बिहारी दूसरे महायुद्ध के बीच हिंदुस्तान की आजादी को लेकर समान विचार रखने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। 'राज बिहारी, मैं अब 88 साल का हो गया हूं और मेरी एक ही तमन्ना है, आंखें बंद होने से पहले हिंदुस्तान आजाद हो जाए। मैंने जापान के प्रधानमंत्री तोजो से संपर्क किया है। मैंने जापानी आर्मी ऑफिसर से भी बात की है। टोयामो, मैं आपका आभारी हूं। सच है, हिंदुस्तान पर जापान के कितने उपकार हैं। सूरज तो आपके देश में उदय होता है, लेकिन उसकी लालिमा और उजाला हिंदुस्तान में होता है। राज बाबू, सच तो यह है कि मेरे जापान पर हिंदुस्तान के उपकार अधिक हैं। भगवान बुद्ध और बुद्धि के बृहस्पति ने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया। उनके विचार सदियों से यहाँ के स्तूपों के माध्यम से मानव कल्याण का संदेश दे रहे हैं। राज, हिंदुस्तान ने ही हमें हमारी संस्कृति दी, धर्म की शिक्षा दी। तुम्हारे हिंदुस्तान का जापान हमेशा कृतज्ञ रहेगा। आठ दिसंबर 1941 का दिन जापान ने युद्ध में प्रवेश किया। दूसरे ही दिन जापान की फौज रास बिहारी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। फौजी छावनी से रास बिहारी के लिए बुलावा आया।
मेजर आजुकी का भी फोन आया। रासबिहारी युद्ध मंत्रालय पहुंच गए। उन्हें अपनी 30 साल की तपस्या साकार होती नजर आ रही थी। रासबिहारी मोहन सिंह से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो जगन्नाथ भोसले साहब, मोहन सिंह तो आजाद हिंद फौज को बहाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बात करके देखें, आप वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। बताइए, आजाद हिंद फौज को भंग करने वाला मोहन सिंह होता कौन है? क्रांतिकारी फौजें एक व्यक्ति से नहीं चलती। अरे वे जापान सरकार से नाराज लगते हैं। परंतु जनरल साहब, जब दो देशों के बीच कोई नीति तय होती है तो वो एक दो के मत से तय नहीं होती। राजनीतिक फैसले के क्रियान्वयन में अनेक व्यक्तियों के स्वभाव और समय का प्रभाव होता है। 29 दिसंबर को मोहन सिंह से इवाकुरो के बंगले पर मुलाकात होगी। मोहन सिंह, आजाद हिंद फौज खड़ी करने में आपका काम वंदनीय था, पर जिस मंदिर को आपने बनाया उसी के कलश को तोड़ने की मूर्खता तो ना करें। आज आपको अपना निर्णय वापस लेना ही होगा। कौन सा निर्णय? आजाद हिंद फौज को भंग करने का। यह संभव नहीं है। आपकी ओर से मेरे साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया? जापानियों ने कर्नल गिल को क्यों बंदी बनाया? मैं महावीर ढिल्लो और कर्नल गिल को अच्छी तरह से पहचानता हूं। कौन कितने पानी में है जानता हूं। कम से कम सुभाष चंद्र बोस के आने तक तो एकता बनाए रखनी होगी। आजाद हिंद फौज को संभाले रखना होगा। कब तक जैसे थे की स्थिति बनी रहेगी? जैसे थे की स्थिति रही तो फिर जापान सरकार की ओर से कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं मोहन सिंह, आप अपना निर्णय वापस लें। किसी शिल्प को गढ़ने में कई पीढ़ियां खप जाती हैं, लेकिन तोड़ने में पल नहीं लगता। यू आर सिंपली अ जापानीज एजेंट। मोहन सिंह के रुख के बाद रासबिहारी, जनरल भोंसले, इवांकुरो और सेंडा के बीच चर्चा हो रही थी। सभी ने जनरल मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज के उच्च पद से हटाने का फैसला ले लिया और फौज की बागडोर जनरल भोंसले को सौंप दी गई। मोहन सिंह को जापानी अधिकारियों ने बंदी बना लिया। मोहन सिंह के साथ बंदी गृह में सम्मान का व्यवहार किया जाए। आज उसका व्यवहार कैसा भी क्यों ना रहा हो, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वाला एक सच्चा देशभक्त है वो। हमारा मोहन सिंह हमारी फौज का एक उद्दंड साथी है। अपनी ताकत का उसे कुछ ज्यादा ही अभिमान था। ऐसे क्रांतिकारी फौज का नेतृत्व नहीं कर सकते। केवल हथियार चलाना ही काफी नहीं होता, खोपड़ी में भी राजनीतिक कौशल होना चाहिए। आजाद हिंद फौज को न रासबिहारी चला सकता है न मोहन सिंह। जरूरत है सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता की। जनरल इवाकुरो, उनको यहां लाने के काम में कुछ प्रगति हुई या नहीं? हमारी जापानी सरकार उसी काम में लगी हुई है। आप विश्वास रखें, सुभाष पूर्वी एशिया जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। जो कुछ घटा है और घट रहा है, उसमें सुभाष चंद्र बोस ही आजाद हिंद फौज के जरिए आजादी के सपने को साकार कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जापानी अपना मकसद पूरा करने और हिंदुस्तान की आजादी के लिए मातृभूमि से दूर रह रहे क्रांतिकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की रणनीति के अंतिम दौर में थे। सुभाष चंद्र बोस जापानियों के केंद्र में थे। यामामोटो को इस काम में लगा रखा था, जो सुभाष को पूर्वी एशिया में लाने में लगे हुए थे, जो राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों तरीके से आगे बढ़ रहे थे। सुभाष और यामामोटो के बीच मुलाकात तय हो गई थी। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।